हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था आरएनए इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसको अपन यहाँ पे कुछ मेथड से सोल्व आउट करेंगे, जिसमें एक इक्विलिब्रियम मेथड है और एक मेथड है इसमें एसएसए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप जब फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ोगे या चेन रिएक्शन पढ़ोगे या फिर अपन बात करें एंजाइम कैटालाइसिस की या बात करें अपन किसकी काइनेटिक साल्ट इफेक्ट की, उन सब में एसएसए का और इक्विलिब्रियम जो मेथड है उनका इन्वॉल्वमेंट है। ये आपको आएंगे तभी आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सोल्व कर पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं अपन काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इससे पहले आपने पढ़ा है एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एक थोड़ा बहुत आइडिया दिया था मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में पूरी हो जाती है, ठीक है। उनके लिए आप डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकाल लेते हो, जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है। तो मल्टी स्टेप में होती है तो अपन को नहीं पता कि इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाल सकते, पता नहीं है ना कि कौन से की किस स्टेप में कंसंट्रेशन किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो इनके लिए कुछ मेथड्स बनाए हुए हैं कि आप सबसे स्लो स्टेप निकाल लो और उस स्लो स्टेप में आप कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाओ। डायरेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, थ्योरेटिकल अप्रोच बनाने के लिए कुछ मेथड दे रखे हैं, वो मेथड अपन को पढ़ने हैं। तो देखिए, बात करें अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन टू और मोर देन टू स्टेप, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। टू स्टेब्लिश द रेट लॉ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली वी यूटिलाइज स्लोवेस्ट स्टेप। देखो, आरडीएस की अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी, उस स्लो स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इंटरमीडिएट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट। देखो, ये जो रिएक्शंस होती है इनके अंदर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, और इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीसीज होती है जो ना तो रिएक्टेंट में होती है ना ही प्रोडक्ट में, वो बनते हैं रिएक्शन के मिड में, इसीलिए इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ऐसी स्पीसीज बीच में बन रही है जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता ही नहीं है, तो उस कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाए जाते हैं। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं आगे। देखो, तो so if we write the rate law for a chemical reaction in the form of rate of the product formation, then intermediate species appear in the rate law। और अगर रेट डिटरमाइन स्टेप में आपके इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ रही है तो आपको पता है फिर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आपको वहां से हटानी है, और उसको हटाने के लिए अपन पढ़ेंगे दो मेथड। भाई उसको तो अपन को तो गिवन ही नहीं है ना, इंटरमीडिएट ऐसी स्पीसीज है जो रिएक्शन के मिड में बन रही है, ना वो लास्ट में है ना वो स्टार्टिंग में है। तो ड्यू टू द लोअर हाफ लाइफ ऑफ द इंटरमीडिएट देयर कंसंट्रेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन। सम थ्योरेटिकल methods are developed to find out the concentration of intermediate species as approximation method। These method are, यहाँ पे दो मेथड पढ़ेंगे, एक मेथड है इक्विलिब्रियम, दूसरा मेथड है एसएसए, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो एक बार इसको फाइंड आउट करिए, फिर बात करते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम मेथड की। तो देखो, इक्विलिब्रियम मेथड इक्विलिब्रियम में सिंपल अपन बात करें तो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं इसके बारे में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मिड में इक्विलिब्रियम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की उस जगह पे इक्वल रहती है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम के जो फॉर्मेशन में अपन को यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज दिखाई देगी, तो वहां पे इक्विलिब्रियम की हेल्प से अपन इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखो, इन दिस मेथड it is assumed that the intermediate species remain in equilibrium with reactant molecule, so with the help of equilibrium constant we can find out the concentration of reactant molecule। वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखो, एक एग्जांपल है a प्लस बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऊपर वाले का K1 है, दूसरे का K2 है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है C। ये स्टेप फास्ट दे रखी है। दूसरी स्टेप में K3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन C यहाँ पे जो बना है वो एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। या दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A प्लस बी, और ये फास्ट दे रखी है तो ऑब्वियस है कि दूसरी वाली स्टेप कौन सी होगी? स्लो स्टेप होगी। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है
सबसे पहले आपको इसमें देखो 2 स्टेप है इसकी। फर्स्ट स्टेप में आपको रेट लो लिखना है, और रेट लो पता है किसके लिए लिखा जाता है? स्लो स्टेप के लिए। फिर आप क्या करोगे, जब रेट लो वहां पे लिखोगे तो आपको इंटरमीडिएट दिखाई देगा, उस इंटरमीडिएट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको यूज में लेना पड़ेगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करिए, मैं आगे जस्ट इसको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से आपको इसको सोल्व आउट करना है। देखो, अगर अपन इसको सिंपली सोल्व आउट करें तो बिल्कुल इजी है। देखो, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में आपको रेट लो लिखना है, राइट रेट लो। और रेट लो कैसे लिखते हो? रेट लो होता क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्म में आप रेट लिख रहे हो, आई बात समझ में? यानी रेट का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में पॉजिटिव वहां पे साइन आता है, तो वो उसको सोल्व जब भी करते हैं तो उससे अपन को कोई भी परेशानी नहीं रहती है, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में ही अपन यहाँ सारी चीजें सोल्व करेंगे। तो अगर मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे रेट लिखता हूं तो रेट क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, अगर आप इस प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिख रहे हो तो इसके लिए रिएक्टेंट क्या हो गया? ये इंटरमीडिएट हो गया, और इस पर्टिकुलर स्टेप की रेट कांस्टेंट क्या है? K3 है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट इक्वल टू K3 और Z की कंसंट्रेशन, सॉरी Z है या C है? C है, तो C की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C की कंसंट्रेशन। अब C की कंसंट्रेशन अपन को नहीं पता भाई, ना तो ये रिएक्टेंट में है ना ये प्रोडक्ट में, ये मिड में बन रहा है, तो इसको हटाना जरूरी है। तो इसको यहां से हटाना है तो अपन क्या करेंगे? फिर दूसरी स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप सेकंड में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो यहां से डिफाइन करेंगे। दूसरी स्टेप में क्या डिफाइन करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब आपको बखूबी पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही होता है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट फॉर्मेशन की कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट जब भी ये इधर सी जो फॉर्मेशन कर रहा है तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो के के साथ, K1 के साथ ही आएगी, और दूसरे वाले की किसके साथ आएगी? K2 के साथ। आई बात समझ में? तो अगर अपन यहाँ पे लिखे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की फॉर्म में, तो देखो इधर, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 क्या होगा? ऊपर वाला यानी फॉरवर्ड रिएक्शन K1 और बैकवर्ड रिएक्शन K2। तो K1 और K2 को आप इस तरीके से लिख लीजिए। देखो, K1 अपॉन K2 यही होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या दे रखा है? ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। सी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए और बी की कंसंट्रेशन, दोनों को लिख दें, बिल्कुल लिख दो। तो आप लिख दो यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए और बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब अपन को क्या करना है? सी की कंसंट्रेशन निकालनी है और सी की कंसंट्रेशन यहां रख देनी है। तो सी की कंसंट्रेशन क्या आएगी? देखो, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? K1 ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय K2, यही होगा। तो आप क्या करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लो, इसको इक्वेशन सेकंड दे लो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखोगे तो सी आपको नोन नहीं है कंसंट्रेशन, आप इस कंसंट्रेशन को कहां रख दो? यहां पे रख दो, ठीक है। जब यहां रख दोगे तो रेट क्या आएगी? रेट इक्वल टू K3 पहले से ही है, बिल्कुल रख दो ऐसा कैसा। अब सी की जगह क्या रखोगे? K1, नीचे क्या आएगा? K2, और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगी बी की कंसंट्रेशन। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? ये। और इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? एक नया कांस्टेंट लिख देता हूं, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट है जिसको ओवरऑल रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वो हो जाएगा के और ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। के क्या है? ओवरऑल रेट कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है? ये K3 K1 अपॉन K2 के बराबर है। तो ये इस तरीके से आपको सोल्व आउट करना है। रेट एक्सप्रेशन में ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम से जो आपने कांस्टेंट निकाले वो ध्यान में रखने की कौन सा कैसे आ रहा। तो आपसे एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट।
ये इक्विलिब्रियम मेथड था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट मेथड की, वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो देखो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन थोड़ा उससे हटके अपने रिजल्ट यहाँ पे वो शो करता है, थोड़ा सा ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, आप निकालोगे तो माइनर सा फर्क आता है, बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी वहां पे ऐड हो जाती है, बाकी उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है, दोनों एक जैसे ही है। एग्जाम में वो बाकायदा आपको देख के पूछता है कि ऐसे आपको लगानी है या इक्विलिब्रियम मेथड आपको लगाना है, कुछ नहीं दे रखा तो आप इक्विलिब्रियम मेथड से उसको सोल्व आउट करो, वहां पे आपको आंसर दिख जाएगा। अभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसएसए क्या है। देखो एसएसए इज ए थ्योरेटिकल अप्रोक्सीमेशन दैट is utilized to find out the concentration of intermediate in a chemical reaction. In this method, it is assumed that during the some part of the reaction, the concentration of the intermediate does not change with the time, and this state of the reaction is known as stationary state or steady state. इसका मीनिंग ये है कि रिएक्शन जब भी होती है तो एक शॉर्ट टाइम स्पीसीज बनती है इंटरमीडिएट। भाई इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, लेकिन एक थोड़े बहुत टाइम के लिए वो भी अपनी कंसंट्रेशन को रेस्ट में रखते हैं, चेंज नहीं होने देते टाइम के साथ। तो अपन क्या करते हैं, उसी टाइम पे अपन इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उस कंसंट्रेशन में कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। वो अप्रोक्सीमेशन क्या है, एक बार आप इसको नोट डाउन करिए। वो अप्रोक्सीमेशन है, देखो जैसे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ऐसे दे रखी है और टाइम दे रखा है इसका इस साइड। टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होता जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट के बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। T1 टाइम पे इंटरमीडिएट बन गया, उसकी कंसंट्रेशन C1 है। अब C1 कंसंट्रेशन आप यहाँ पे इस पे देख रहे हो T1 टाइम पे, तो ये जो कंसंट्रेशन है ये अब चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। ध्यान से सुनना, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, ये कंसंट्रेशन दोनों इक्वल रहेगी C1 और C2। यानी T1 टाइम पे C1 कंसंट्रेशन, वो T2 टाइम पे भी क्या रहेगी, C1 कंसंट्रेशन ही रहेगी। अपन बोल सकते हैं कि C1 बराबर रहेगी C2, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन क्या कांस्टेंट है, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं, स्टेडी स्टेट बोल रहे हैं ना भाई, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है, इतने टाइम पीरियड के लिए ये इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये कोलैप्स हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा, ये रिएक्टेंट पे वापस कन्वर्ट हो जाएगा। भाई दो रास्ते इसके पास, या तो इधर आ जाए या उधर चला जाए। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो टाइम टेकन है T1 और T2, इस पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, जो C1 बराबर होगी किसके, C2 के। तो अब इसको किस तरीके से मैथमेटिकली अपन अप्रोच में लाएंगे वो देखते हैं अपन नेक्स्ट। देखो मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल कंसंट्रेशन C किस पे, T1 टाइम पे, माइनस ओवरऑल कंसंट्रेशन किस पे, T2 टाइम पे, इन दोनों का समेशन ये 0 के बराबर होगा, और बराबर होना भी चाहिए क्योंकि T1 और T2 टाइम पे ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर होंगे तो ऑब्वियस बात है ना कि 0 के बराबर होंगे। आई बात समझ में, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर है, तभी तो 0 आ रहा है। आई बात समझ में। यानी अपन बोल सकते हैं कि टाइम के साथ इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जो होगा वो 0 होगा। यानी टाइम के साथ इंटरमीडिएट की अगर आप रेट लिखते हो, यानी मैं बोलूं अगर डी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टाइम के साथ तो वो कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। आई बात समझ में। अब कुछ इसके और पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। देखो, सो एज पर एसएसए रूल, rate of formation of intermediate will be 0 during stationary state. Following steps are utilized to find out the rate law for a chemical reaction with the help of SSA. Step first, अब अपन को स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो जैसा इक्विलिब्रियम में किए थे, पहले अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है विद द हेल्प ऑफ स्लो स्टेप, ठीक है। और if the slow step is not given, write the rate of reaction dp upon dt tr upon dt। अगर स्लो स्टेप नहीं दे रखी है तो आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट की फॉर्म में उसको लिख सकते हो, अगर स्लो स्टेप दे रखी है तो डायरेक्ट आप लिख लो। आई बात समझ में। तो ये स्टेप फर्स्ट है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। देखो सेकंड स्टेप, if the rate expression have term of intermediate then find out rate of formation of intermediate
एज पर VSSA रूल सोल्व द इक्वेशन। ये वाली देखो, अगर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन दे रखी है तो उसको गायब करना तो ये अप्रोक्सीमेशन काम में लेंगे, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। और लास्ट में क्या करना है, दी कंसंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट पुट इन दी रेट एक्सप्रेशन। लास्ट में आपको यहां से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन फाइंड आउट हो जाएगी और उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप इस रेट एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे तो वहां से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन गायब हो जाएगी और आपको लास्ट में रेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो एक बार इसको उतारिए आप, फिर बात करते हैं अपन एग्जांपल से। देखो, इससे पहले मैं एक और आपको चीज बता देता हूं, ये चीज ध्यान रखना, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन ध्यान रखना। इंटरमीडिएट का अगर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, ये तो आपको पता है अपीयरेंस। और अगर इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट डिसअपीयर हो रहा है, तो आपको क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना, ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट जब, वो तो वही चीजें हैं जो अपन ने पहले पढ़ी, इंटरमीडिएट बनेगा तो पॉजिटिव, इंटरमीडिएट डिसअपीयर हो रहा है या वो वापस कोलैप्स हो रहा है तो आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन काम में लोगे, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन। देखो इधर, फाइंड द रेट लो विद द हेल्प ऑफ SSA फॉर द गिवन मैकेनिज्म। देखो, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। प्रोडक्ट फॉर्मेशन की साइड चलो आप, पहले तो आप इसमें डायरेक्ट पिकअप कर लो कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा आपको अलग स्पीसीज कहां दिख रही है, सी है ना, तो रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में, सी इंटरमीडिएट है, सी क्या है, इंटरमीडिएट। मैंने बोला ऐसी स्पीसीज जो ना तो स्टार्टिंग में हो ना पहले हो, वो बीच में बन रही है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट हमेशा प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में काम में आएगा, ध्यान रखना। कई बीच में स्पीसीज ऐसी भी बनती है जो बनने के बाद गायब हो जाती, पता नहीं कहां गई, वो प्रोडक्ट में नहीं जा रही वो, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना चाहिए, तब अपन क्या बोलेंगे, उसको इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो ये वाली स्टेप क्या है इसकी, स्लो स्टेप है भाई। इंटरमीडिएट बनाया तो अब लास्ट में स्लो स्टेप आएगी, इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, स्लो स्टेप बोलते हैं। तो जैसे इंटरमीडिएट बना है तो K3, तो मैं यहां रेट लिख दूं, रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी K3 और C की कंसंट्रेशन, यही होगी। अब सी की कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट है तो अपन को क्या लगाना पड़ेगा, SSA लगाना पड़ेगा। और SSA जब भी लगाएंगे अपन तो क्या करेंगे अपन, ये तो स्टेप फर्स्ट हो गए अपने, स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, SSA अप्लाई करेंगे, SSA ऑन इंटरमीडिएट पे। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बेसिकली, डी इंटरमीडिएट, क्या होती है उसकी इक्वेशन, डी इंटरमीडिएट अपॉन dt बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब आप यहां पे देखो इंटरमीडिएट, इस साइड ये इंटरमीडिएट डिसअपीयर हो रहा है, अगर ये डिसअपीयर हो रहा है तो इसमें साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इधर आप देखोगे तो ये डिसअपीयर हो रहा है तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इस साइड में ये क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जहां डिसअपीयर हो रहा है, देखो इधर चलने पे ये डिसअपीयर होगा, तो इधर चलने पे डिसअपीयर होगा तो इसमें नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रेट की फॉर्म में इंटरमीडिएट कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन ये माइनस का K3, इधर इधर अगर ये चल रहा है तो ये खुद क्या रिएक्टेंट है भाई, रेट लो ऐसे ही तो लिखते हैं अपन, खुद का रेट कांस्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, भाई जो रेट रिएक्टेंट आएगा उस स्टेप में जा रहा है उसी की कंसंट्रेशन अपन लिखते हैं। तो ये सी की कंसंट्रेशन माइनस के साथ, माइनस इसलिए लगाया मैंने क्योंकि ये डिसअपीयर हो रहा है। अब मैं बात करूं इधर K1 की साइड ये बन रहा है, लेकिन K1 की साइड जब ये बन रहा है तो उधर रिएक्टेंट कौन है, A प्लस बी, यही तो है। जब ये C इधर बन रहा है तो K1 आएगा ये प्लस साइन के साथ K1, और कंसंट्रेशन किसकी, A की कंसंट्रेशन और ये B की कंसंट्रेशन। अब इधर आप देखोगे ये एक रेट कांस्टेंट K2 इधर भी दे रखा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो जब ये बैकवर्ड में आएगा तो C की कंसंट्रेशन कम होगी, सी बन नहीं रहा है, सी अब कोलेप्स हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो सी इधर आ रहा है। तो अब ये इधर आ रहा है तो खुद ही क्या है, रिएक्टेंट है, तो खुद ही रिएक्टेंट है, लेकिन K2 माइनस के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के K2 और सी की कंसंट्रेशन सारे सब कुछ किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के सॉरी इसमें इंटरमीडिएट के रेफरेंस में आप लोगे तो वो 0 के बराबर होगी, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया आपको T1 T2 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो 0 के बराबर होती है। अब यहां से आप रेट एक्सप्रेशन निकाल लो, देखो इधर अगर मैं यहां से
इनको सोल आउट करता हूं, दोनों K2 और K इसको उधर भेज देते हैं अपन, तो ये क्या हो जाएगा K1A और ये B उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो K2 प्लस K3 और मैंने कॉमन निकाल लिया C की कंसंट्रेशन, यही होगा। अब C की कंसंट्रेशन अपन को चाहिए, तो C की कंसंट्रेशन चाहिए तो C की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं यहां से। आप एक बार यहां तक नोट डाउन करिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब करूंगा इसको कुछ पार्ट। देखो इधर मैं कुछ पार्ट इसका रब कर देता हूं ताकि मैं यहीं पे समझा दूं। देखो अब मैं C की कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं, C की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, C की कंसंट्रेशन हो जाएगी K1A और ये B डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। अब C की कंसंट्रेशन आपको पता चल गई, यहाँ पे रख दो। जब यहाँ पे आप इसको रखोगे तो लास्ट का जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा K1 K3 अपॉन K2 प्लस K3 और साथ में आएगा A और B की कंसंट्रेशन। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो लास्ट जो अपना रेट एक्सप्रेशन आया वो क्या आया, मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले को। देखो लास्ट का जो एक्सप्रेशन है आपके वो आया है लास्ट में ये, तो ये जो आया है इसको अपन बोलते हैं ओवरऑल रेट कांस्टेंट। इसको आप K से लिख सकते हो, A और B, और ये किसके बराबर आया है, ये है K1 K3 अपॉन K2 प्लस K3 इसके बराबर। ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ऐसे अप्लाई करवानी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसपे अपन को ऐसे अप्लाई करवानी है। देखो इधर ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और एक्सप्रेशन में अब इसको सोल्व आउट करना है क्वेश्चन को। फाइंड आउट द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग मैकेनिज्म, इसके लिए अपन को रेट एक्सप्रेशन निकालना है। अब रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे आप, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में डाटा किस तरीके का दे रखा है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखो वो मेंशन नहीं करेगा, अगर मेंशन कर रहा है वो तो आप बिल्कुल जिस मेथड से आपको करवाना उसी से करवाइए। अभी जैसे इसमें कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, इसमें आप अगर कुछ नहीं दे रखा तो पहली अप्रोच आप इक्विलिब्रियम मेथड की लगाया करो। इक्विलिब्रियम मेथड की लगाओगे तो उसी से आपका डाटा निकल जाएगा। अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो फिर आपको बाय डिफॉल्ट दोनों मेथड लगाने होंगे, और दोनों मेथड के कभी भी आंसर नहीं दे रखा होता, किसी एक का दे रखा होता है। आई बात समझ में। तो आप इसमें सबसे पहले अपन रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं इसमें, ठीक है ना। और रेट एक्सप्रेशन जब भी आप लिखोगे प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिखोगे, स्लो स्टेप में लिखते हो आप, ठीक है। तो प्रोडक्ट के रेफरेंस में अपन रेट लिखेंगे तो रेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी K2O और O3, यही होगी। भाई रेट कहां लिखते हैं अपन, स्लो स्टेप में लिखते हैं, और स्लो स्टेप में जब आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, O और O3 की कंसंट्रेशन, क्योंकि ये जो रिएक्शन में रेट आप प्रोडक्ट के रेफरेंस में लिख रहे हो, इधर ये रिएक्टेंट है दोनों के दोनों, रेट लो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगी। रेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया K2O O3। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पे O, यहां पे O, ये एक ऐसी स्पीसीज है जो ना तो स्टार्टिंग में है ना ही एंड में है, ये रिएक्शन के मिड में बन रही है और इन्हीं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है। अगर ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है तो आप यहाँ पे दोनों मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसके हिसाब से आपको चलना है। अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करूं तो वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। भाई अगर मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं तो वहां से निकल जाएगी। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, O2 की कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगी, O की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये O3। तो यहां से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में निकाल लूं तो क्या हो जाएगी इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन। देखो इधर अगर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाले तो O इक्वल टू के ये O3 और ये नीचे में आ जाएगा O2, यही होगा, सिंपल है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो सिंगल एटम जो इंटरमीडिएट था उसकी आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए।
जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर निकल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, एक बार इसको नोट डाउन करिए, मैं कुछ पार्ट इसका रब कर देता हूँ ताकि यही सोल्व कर दो। ऑक्सीजन की आपको क्या रखनी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखनी है। तो कंसंट्रेशन अब यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो कंसंट्रेशन आप पुट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा K2, O की कंसंट्रेशन जैसे रखे ओके आ जाएगा, और O3 पहले से एक और आ रहा है तो O3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आएगा O2, तो ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, और यही एक्सप्रेशन पूछा है उसने। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं उस मेथड से भी करवा देता हूं आपको, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं उससे भी इसका एक्सप्रेशन बता देता हूं। देखो, उस एक्सप्रेशन से अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो बिल्कुल सिंपल वही चीजें सारी की सारी, बस आपको यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर आपको इक्विलिब्रियम नहीं देके वो आपको क्या देगा, K1 और K2 देगा, और ये हो सकता है वो K3 दे, या ऐसा भी दे सकता है, या वो ऐसा भी दे सकता है, इसको K1 दे दिया, इसको K-1 दे दिया, ऐसा भी वो दे सकता है, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा है तो आप फिर SSA वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई कर दो, या आप इसी में इक्विलिब्रियम मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि दोनों रेट कांस्टेंट आ जाएंगे, जैसे मैंने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, और दोनों का रेशियो वो किसके बराबर होता है, वो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर होता है, तो वहां से भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी K2, ये O, ये O3। अब O3 की कंसंट्रेशन, ये तो क्या है, ये तो रिएक्टेंट है ना, नॉन होती है, अब ये क्या है, अननोन है, अननोन के लिए आप SSA लगाओ, SSA लगाओगे तो आप किस पे लगाओगे, SSA लगाओगे आप O पे, तो क्या हो जाएगा, DO की कंसंट्रेशन अपॉन DT बराबर 0 होता है। अब 0 होता है तो लगा दो आप, इधर बन रहा है तो आप क्या करोगे, ये K2, ये O, ये O3, देखो इधर ये बन रहा है तो आप इसको पॉजिटिव में लोगे, इधर देखो, सॉरी इधर कोलेप्स हो रहा है, ये बन नहीं रहा है, कोलेप्स हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाना आप, है ना, ओ यहाँ पे कोलेप्स हो रहा है तो ओ की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो माइनस साइन लगाना, फिर इधर आप देखोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस ये क्या हो रहा है, कोलेप्स हो रहा है, तो माइनस के K-1, और ये इधर आ जाएगा O, और साथ में O2, दोनों, क्योंकि दो चीजें हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो O2 भी है और O भी है, तो दोनों आपको लेनी होगी। फिर बात करें अपन इधर की साइड, इधर की साइड आप देखते हो तो ये बंद रहा है, अगर ये बंद रहा है तो उधर साइड में एक ही है, ये हो जाएगा प्लस का K1 और ये O3 बराबर में क्या, 0। तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ध्यान से देखना है, गलती यहाँ पे प्लस माइनस में होती है, आपको गलती नहीं करनी है। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो प्लस में आएगा, इंटरमीडिएट अगर वहां से डिसअपियर हो रहा है या खत्म हो रहा है वो, तो माइनस साइन आएगा, बस और कुछ नहीं करना, सारी चीजें सोल्व आउट हो जाएगी। तो ये माइनस और माइनस मैंने इसीलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट डिसअपियर हो रहा है, इधर से भी इंटरमीडिएट डिसअपियर हो रहा है। अब यहाँ से आप निकाल लो, ओ की कंसंट्रेशन यहाँ से निकल जाएगी, जब ओ की कंसंट्रेशन आप यहाँ से निकाल लोगे तो देखो ये क्या आएगा, इन दोनों को मैं इधर निकाल लेता हूं, तो K2, O को मैं कॉमन ले लेता हूं, O3, और ये अगर इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस, ये K-, ये मैंने लिया O2, और मैंने कॉमन निकाल लिया क्या, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बराबर में क्या आ जाएगा, K1 O3, ये आ जाएगा। अब इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आप यहां से निकाल सकते हो, मैं इधर थोड़ा साइड में लिख देता हूं, देखो इधर मैं साइड में लिख देता हूं, इसको कैसे लिखोगे, O की कंसंट्रेशन बराबर ये K1, ये O3 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, K2 O3 प्लस ये माइनस K1, और ये हो जाएगा O2, इस तरीके से। अब आपको ये O कहाँ रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे, जब आप यहाँ पे रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K2, O की कंसंट्रेशन ये K1 हो गया, O3 था पहले से एक और है तो ये हो जाएगा O3 का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या जाना है, ये आ जाएगा K2 O3 प्लस, ये आ जाएगा।
तो ये एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। अगर आपके एग्जाम में ऐसा दे रखा है, देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जब भी आप ऐसे से सोल्व करोगे ना तो नीचे प्लस वाली क्वांटिटी आती है मोस्ट ऑफ केसेस में। इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आएगी प्लस वाली क्वांटिटी, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम में ये क्वांटिटी नहीं आएगी, ये क्वांटिटी आएगी एसएसए की फॉर्म में, ठीक है। तो ये कुछ हिंट है, इससे आप क्वेश्चन को आसानी से अप्रोच कर सकते हो। आई बात समझ में? एक्सप्रेशन उसके जैसे ही दिखाई देंगे आपको, सेम उसके जैसे, जैसे O3 पे स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो रिजल्ट उसके जैसे ही आते हैं, बस थोड़ी बहुत क्वांटिटी एक्स्ट्रा आ जाती है, और वो क्वांटिटी एक्स्ट्रा आती है तो उसका यहाँ पे आप इंप्लीमेंट भी देखोगे कहीं। यहाँ पे अभी मैं ओजोन से रिलेटेड केस ही करवाऊंगा, उसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर पे इनकी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होती है किससे? अप्रोक्सीमेशन मेथड से। कौन सा वाला? एसएसए वाला। इक्विलिब्रियम से आप इतना प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, इसलिए अगर दोनों मेथड ही सेम होते तो एक ही पढ़ लेते। इक्विलिब्रियम मेथड में वो चीजें नहीं सोल्व हो पाती है, इसलिए अपन ने एसएसए मेथड यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, देखो ये है, ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टेब्लिश द रेट लॉ फॉर द गिवन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एसएसए एंड आल्सो कमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉर डिफरेंट कंडीशन ऑफ प्रेशर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आरपीएससी में कई बार पूछा है। आरपीएससी में ऐसा क्वेश्चन दिया है उसने एसएसए का, और ये नेट में भी पूछा है, ये गेट में भी पूछा है, ये हर जगह। ओजोन को तो उसने पकड़ रखा है, ओजोन से रिलेटेड ही पूछता है वो, और इसकी प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस उसने दी है। ओजोन की अपन को दो प्रेशर की कंडीशन लेनी है, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर, तो उससे रिलेटेड है। तो आप इसमें थोड़ा बहुत लगाइए भेजा, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अगर क्वेश्चन को सोल्व करें अपन, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके रेट की। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रेट लिखोगे। और रेट कैसे लिखोगे? देखो रेट में मैंने बोला इंटरमीडिएट पहचान लो। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें जो ना तो पहले बने जो ना तो पहले बने ना ही बाद में, कहां बने? बीच में बने। बीच में कौन बन रहा है? ओ बन रहा है। ओ क्या है? इंटरमीडिएट। और लास्ट वाली जो स्टेप है, ध्यान से देखना, जहां प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाली स्टेप में आप वहां से रेट कांस्टेंट को लेते हुए रेट का एक्सप्रेशन लिख दो। आप कुछ मत करा करो, लास्ट की स्टेप में जहां प्रोडक्ट बनता है वहां से आप रेट का एक्सप्रेशन लिख लो। पहला काम तो ये कर लो। तो पहला काम ये करेंगे, तो अपन ने क्या लिखा? रेट का एक्सप्रेशन, ये K3 था, K3 था ना, हाँ K3, और इधर ये दोनों की कंसंट्रेशन O3 और O, तो ये लिख दिया मैंने O3 और O की कंसंट्रेशन लिख दिया, पहला काम। अब दूसरे में क्या करना? आपको एसएसए लगानी है। कहां लगाओगे? O पे लगाओगे। O पे कैसे? डी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आप कहां लगाओगे? डी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपॉन dt, टाइम के साथ क्या है? जीरो, आपको बखूबी पता है, ठीक है। अब ये जीरो कहां हो रहा है, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। देखो ये एक जगह तो ये यहाँ डिकम्पोज हो रहा है, इधर भी ये डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन इधर ये बन रहा है। जब ये इधर बन रहा है तो इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, और इसके लिए रिएक्टेंट क्या है? O3 है, तो बन रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? देखो इधर अगर ये बन रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? O3 और साथ में K1। अब कोलेप्स होगा। कोलेप्स कहां हो रहा है? देखो इधर ये K2 है, इधर ये O2 और O, इधर जब ये जा रहा है तो इसका रिएक्टेंट पार्ट किधर रह गया? इधर रह गया। ध्यान से देखना, आप माइंड में हमेशा यही मत लाया करो कि यही रिएक्टेंट है। इस वाली रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है, इस वाली रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, आई होप आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। तो K2 के लिए O2 और O क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। मैं क्या लिखूंगा? K2, ये O2 और O यहाँ पे रिएक्टेंट हो गए। अब क्या है? अब है आपके ये वाला K3 वाला। K3 में कोलेप्स हो रहा है, तो कोलेप्स हो रहा है तो माइनस में क्या? O3 और O, तो आप इसको O3 और O को लिख दो, माइनस K3 O3 और O लिख दो, बराबर में 0। अब सोल्व आउट करो इसको। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपको, ऑक्सीजन एटम की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K2 O2, ये O को मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये प्लस में हो जाएगा K3, और ये इधर O3, और ये कॉमन मैंने क्या ले लिया है? O की कंसंट्रेशन,
बराबर में क्या हो जाएगा K1O3। अभी जस्ट करवाया ऐसा एक्सप्रेशन, तो O की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी K1O3 डिवाइडेड बाय K2O2 की कंसंट्रेशन प्लस K3O3 की कंसंट्रेशन। अब ये जो आया है इस एक्सप्रेशन को आप क्या करो, इस ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को आप कहां रखोगे, यहां पे रखोगे एज इट इज ऐसा कैसा। जब आप यहां पे रख दोगे तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा वो देखते हैं। देखो रेट इक्वल टू K3O3, फिर आया इधर K1O3, तो मैं यहां ऐसा लिख देता हूं डायरेक्टली K3K1 और O3 का स्क्वायर, K3K1 और O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है K2 और ये O2 और ये क्या है K3 और ये क्या है O3। तो ये फाइनली आपका रेट एक्सप्रेशन आया। अब इसको दो डिफरेंट प्रेशर पे डिफाइन करना है। अब वो जो दो डिफरेंट प्रेशर पे आप इसको डिफाइन करोगे वो प्रॉब्लम आप इक्विलिब्रियम मेथड से सोल्व नहीं कर सकते, इसीलिए एसएसए थोड़ा उससे ज्यादा एडवांस्ड है, उससे आप आराम से कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन दो प्रेशर की कंडीशन पे लाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर उस रेट एक्सप्रेशन से अपन निकालते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं और मैं यहीं पे आपको इसकी दो डिफरेंट कंडीशन बता देता हूं प्रेशर की। एक में तो अपन लेंगे लोअर प्रेशर, एक में लेंगे अपन हायर प्रेशर, किसका, ओजोन का, ठीक है। ओजोन का यहाँ पे लोअर और हायर प्रेशर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मटेरियल क्या आपका O3 है ना, तो O3 को ही तो आप कंट्रोल करोगे, प्रोडक्ट का प्रेशर आप थोड़ी कंट्रोल करोगे, प्रोडक्ट तो बन रहा है, तो स्टार्टिंग में आपने रिएक्टेंट लिया है, तो इसकी दो कंडीशन है और दो कंडीशन में यहाँ पे ले लेता हूं। देखो 8 लोअर प्रेशर और दूसरी है 8 हाई प्रेशर। तो लोअर प्रेशर की मैं बात करूं तो वहां पे O3 की कंसंट्रेशन कम होगी, ज्यादा किसकी होगी, O2 की। तो अपन बोल सकते हैं कि K2O2 इसका मान ज्यादा होगा किससे, K3, इसका मान ज्यादा होगा किससे, K3O3 से। जब K3O3 का मान कम है तो अपन क्या कर देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि K2O2 प्लस K3O3 ये नियर बाई है किसके, K2O2 के। भाई अगर आप K2O2 का मान 100 मान रहे हो और इसका 0.1 आ रहा है तो अपन इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई, इसका अमाउंट कम है ना, इसने दे रखा लोअर प्रेशर। तो आप क्या करोगे, K2O2 उस इक्वेशन में रख दो, तो आप क्या रखोगे, रेट बराबर K3K1O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब मैं सिर्फ यहाँ क्या रख रहा हूँ K2 और यहाँ रख रहा हूँ O2, यही रखोगे आप। तो अगर आप लोअर प्रेशर पे बात करते हो तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिखाई देता है लोअर प्रेशर। दूसरी बात करते हैं कि हायर प्रेशर पे, तो हायर प्रेशर पे जब आप बात करोगे तो हायर प्रेशर पे आप कंसंट्रेशन किसकी, ओजोन वाली कंसंट्रेशन को आप क्या मान लोगे, हायर मान लोगे। तो क्या हो जाएगा इस केस में, K3 का मान ज्यादा होगा किससे, K2O2 से। तो वही बात अपन इसको क्या कर देंगे, यहां से नेगलेक्ट कर देंगे। जब नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, K3O, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, रेट किसके बराबर आएगी, K3K1O3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा K3 और ये O3, तो एक O3 से ये कट गया और K3 से कट गया, तो रेट क्या हो जाएगी, K1 और O3। तो रेट क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी K1O3, और ये जो आएगी ये आएगी फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू O3। O3 के सापेक्ष ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है एट हाई प्रेशर पे, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आई बात समझ में। और ओवरऑल रिएक्शन यहां से आप आराम से निकाल सकते हो, ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। और इनके लिए आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट देखो, यहां से आप, मैं आपको एक्स्ट्रा और चीजें बता देता हूं, मैंने आपको बताया भी था, मैंने जब आरएनएस इक्वेशन के लिए मैंने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रिगार्डिंग आपको एक्टाइवेशन एनर्जी वहां से कैलकुलेट करवाई थी, तो आप यहां से निकाल सकते हो। मैंने डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बताया था
इसके लिए आप अगर ई ए निकालते हो तो देखो ऊपर वाली जो टर्म होती है उसको प्लस में, नीचे वाली टर्म है वो माइनस में। अगर पावर होती है तो पावर आगे आ जाती है, लेकिन इधर पावर एक ही है तो एक को आगे लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं ई ए वन प्लस ई ए टू सॉरी 3 माइनस के ई ए टू। सिंपल लिख सकते हैं क्योंकि टू वाली टर्म नीचे है तो वो माइनस में लिखी जाएगी ऊपर। डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया था, आप लास्ट वाली वीडियो में जाके देख लीजिए। और इधर लिखोगे आप तो इधर तो सिर्फ k1 के बराबर आएगी, तो इधर रेट क्या आएगी ई ए, ये आएगी ई ए वन के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में डायरेक्ट कि ओवरऑल रेट कांस्टेंट और फिर आपको ये वाले टर्म ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन रिएक्शन, ये दे रखा है सारा डाटा दे रखा है इसमें और ओवरऑल रेट कांस्टेंट पूछा है। तो डायरेक्ट आप अब लिख लो। देखो प्रोडक्ट के साथ वाले को लिखो आप, रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी K3 और Z क्या है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है तो आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला मेथड लगा के भी आप यहाँ सॉल्व आउट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे लेना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 अपॉन K2 ये बराबर होगा किसके, Z की कंसंट्रेशन और ये X की कंसंट्रेशन और ये Y की कंसंट्रेशन, यही होगा। तो यहां से आप Z की कंसंट्रेशन निकाल लो। तो Z की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, Z की कंसंट्रेशन आ जाएगी K1X और Y डिवाइडेड बाई K2। तो Z की कंसंट्रेशन को आप क्या करो यहाँ पे पुट कर दो। जब यहाँ पुट करते हो तो रेट क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी K3 K1 X और Y डिवाइडेड बाई K2। इसने पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है इसने। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होगा, यही होगा K इक्वल टू K3 K1 अपॉन K2 के। तो ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है कहीं पे, देखो K3 K2 K1 ऊपर फर्स्ट वाला नहीं होगा, K3 K1 K2 बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इससे रिलेटेड इसने इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, इसकी एक्टाइवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टाइवेशन एनर्जी। तो यही एक्सप्रेशन है, इससे कैसे निकालोगे जस्ट अभी सोल्व करते हैं इसको, नोट डाउन करिए इसको। देखो अबव क्वेश्चन ओवरऑल एक्टाइवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन विल बी। अब देखो एक्सप्रेशन क्या दे रखा था, K3 K1 अपॉन K2। तो मैंने सारी चीज डिटेल में वहां पूरी सोल्व करवाई हुई है, मैंने ये भी बताया हुआ डायरेक्ट कैसे सोल्व करोगे। आपके पास इतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लिया करो। तो K3 के लिए क्या आएगा, EA3 प्लस EA फर्स्ट, ये नीचे है तो इसको माइनस में लिख दो आप ऊपर। तो ऐसा एक्सप्रेशन कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, सी ऑप्शन हो जाएगा EA1 माइनस EA2 प्लस EA3। ठीक है, सिंपल सा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो फॉर द केमिकल रिएक्शन विच फॉलो द मैकेनिज्म द रेट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ GH। देखो ये एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें फास्ट स्टेप दे रखी है, स्लो स्टेप दे रखी है, और ये पूछ रहा है कि इसमें ये किस तरीके की रिएक्शन को फॉलो करेगा, इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस टाइप की आएगी। तो सबसे पहले आप कुछ मत करो, सबसे पहले आप इसमें क्या लिख लो, रेट लिख लो। बिल्कुल जी रेट लिख लिए, ये हो गई K3 और ये हो गई G और ये हो गया H। आप अगर देख रहे हो यहाँ पे तो H रिएक्शन के मिड में बन रहा है, ध्यान से देखो ये रिएक्शन के मिड में बन रहा है। अगर ये रिएक्शन के मिड में बन रहा है तो ये इंटरमीडिएट है, आप यहाँ पे क्या लगा दो, इक्विलिब्रियम वाला मेथड लगा दो, उससे सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो H की कंसंट्रेशन रिमूव करनी है, तो ये रिमूव करनी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 अपॉन K2 बराबर ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा G। सिंपल है। तो H स्क्वायर हो जाएगा तो अपन को क्या करना है, H स्क्वायर यहां से निकाल लो आप। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर K1 G अपॉन K2 स्क्वायर है उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1 का हाफ K2 का हाफ और ये हो जाएगा G का हाफ। तो आप क्या करो, ऐसा का ऐसा उठा के यहाँ पे रख दो। जब यहाँ पे रखोगे आप तो K3 और यहाँ पे हो जाएगा ये K1 का हाफ डिवाइडेड बाई K2 का हाफ, यही होगा। साथ में G दे रखा है
और एक जी इधर है। देखो जी पहले से ही है, इसकी पावर 1 है और उधर जी है उसकी पावर हाफ है। एक और हाफ कितना हो जाएगा 3/2। तो जी को मैं लिख सकता हूं 3/2। तो जी की पावर 3/2 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रही है जी, ये सी वाला हो गया। ठीक है 3/2। तो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा 3/2 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन को आप एसएसए से भी सोल्व कर सकते हो। एसएसए से सोल्व करोगे तो आप पर्टिकुलर ये वाली टर्म निकल के आ जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएंगे ना, ये वाले ये प्लस के साथ आएंगे। ठीक है ना, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, आप निकाल लेना, उससे ये एक्सप्रेशन आएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं। नेक्स्ट देखो, इन दी गिवन मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन ए से आई बन रहा है और ये पी प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। द कंसंट्रेशन ऑफ आई वुड बी एज पर एसएसए। एसएसए के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या होगी वो निकालनी है अपन को। आई बात समझ में? तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, इसको मान लेंगे अपन K1, इसको मान लेंगे अपन K2। सिंपल सी बात है। ये दिसंबर 2017 में नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल कैसे करोगे? सिंपल सी कहानी, प्रोडक्ट जहां बन रहा है वहां से रेट लिख लो। अजी लिख लिए, रेट क्या हो जाएगी K2 और ये I। सिंपल सी बात। अब I क्या है? इंटरमीडिएट, रिएक्शन के मिड में बन रहा है। मिड में बन रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की फॉर्म में निकाल लो और बराबर में कर दो 0। क्यों? क्योंकि डी इंटरमीडिएट क्या होता है? क्योंकि डी इंटरमीडिएट क्या होगा? dt के साथ 0 होगा। अब 0 होगा तो कर दो 0। तो क्या होगा? देखो इधर ये बन रहा है तो क्या हो जाएगा K1 और A की कंसंट्रेशन। इधर ये कोलैप्स हो रहा है तो माइनस के K2 और ये I की कंसंट्रेशन बराबर में 0। यहां से I की कंसंट्रेशन निकाल लो तो K1A बराबर में क्या हो जाएगा K2I। तो यहां से I की कंसंट्रेशन क्या आएगी? I बराबर K1A अपॉन K2। तो K1 K2 और A ऐसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये हो गया K1 K2 और A। सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सिर्फ इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पूछी उसने। सिर्फ उसने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पूछी है, रेट एक्सप्रेशन नहीं पूछा उसने। इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन, अगर आप रेट एक्सप्रेशन निकालते हो तो वो भी निकाल सकते हो। अगर उसने ये भी पूछा होता, ये हो जाएगा K2 और ये I, तो I में यहां रख दो तो क्या हो जाएगा K2 और ये हो जाएगा K1 और ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई K2। तो K2 से K2 कट जाएगा और ये आएगा K1 और A। अगर वो रेट भी पूछता तो लास्ट वाला आता, लेकिन उसने पूछा सिर्फ यहां तक का। आई बात समझ में? तो ये सारी की सारी चीजें थी अपनी एसएसए और इक्विलिब्रियम मेथड से रिलेटेड। ये सारी चीजें काम में आएगी। अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम कैटालाइसिस, काइनेटिक्स इफेक्ट, यानी काइनेटिक साल्ट के इफेक्ट। वो सारी की सारी चीजों जो पढ़ेंगे अपन उसमें ये एसएसए मेथड और अप्रोक्सीमेशन, कौन सा वाला इक्विलिब्रियम वाला, सारी चीजें काम में आएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।